हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक डिजिटल कैंपस। ये आपकी लास्ट पार्ट है आपका जो आपका एचपीएससी लेक्चरर का एग्ज़ाम है आपका, उसमें हम 76 से स्टार्ट कर रहे हैं। 75 तक पहले 3 पार्ट्स में हमने कवर कर लिए हैं। तो जिसको भी मतलब जिन्होंने भी एक नहीं किए हैं सोल्व अपने, तो वो अपने जाके मैच कर लीजिए, आप आंसर मैच कर सकते हैं। अब 4th पार्ट आपका 76 से स्टार्ट है, तो आप देखिए कि क्या है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है 76 नंबर आपका क्वेश्चन है क्या कि एज पर सेबी गाइडलाइंस ऑन कैटेगराइजेशन एंड रेशनलाइजेशन ऑफ स्कीम अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। ये देखो एक स्कीम है आपकी सेबी की इन्वेस्टमेंट की। तो ये क्या बताती है कि उसकी मतलब स्कीम है क्या, किस में इन्वेस्टमेंट करना है। ये जो आपकी अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है, तो बेसिकली जो है आपकी ये है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन उसकी जो ड्यूरेशन होगी उसकी पोर्टफोलियो की वो होगी 3 मंथ से लेकर 6 महीने की। अल्ट्रा शॉर्ट यानी आपका मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट लाइक दिस, यानी शॉर्ट टर्म के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है और 3 से 6 महीने के आप एक पोर्टफोलियो में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये क्या आपका जो आप कैटेगराइजेशन रेशनलाइजेशन कर रहे हो उसमें जो एक आपकी स्कीम है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, तो वो आपकी क्या है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विद मैकेनिसी ड्यूरेशन पोर्टफोलियो बिटवीन 3 to 6 मंथ। तो ये आंसर हो गया इसका 76 का ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 77 स्टारबक्स वेलकम ऑटम जो आपके सीजन है विद इट्स पंपकिन स्पाइस लेटी सोल्ड ओनली इन द फॉल। द पंपकिन स्पाइस लेट पुल्स इन एन एस्टिमेटेड $100 का आपका मिलियन का रेवेन्यू एवरी ईयर जनरेट करता है। तो ये आपका कौन सा एग्जाम्पल है। देखो जब भी आपका सीजनल आ जाए, सीजन्स आ जाए, ओकेजन्स आ जाए, तो बेसिकली क्या होता है इसमें कैसा बिहेवियर करते हैं लोग, सीजन्स के अकॉर्डिंग लोगों का बिहेवियर चेंज होता है। बिहेव के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, अब उसी अकॉर्डिंग के प्रोडक्ट बना रहे हो, तो ये आपका जो सेगमेंटेशन होगा ये होगा आपका बिहेवियर सेगमेंटेशन। ठीक है, कौन सा होगा बिहेवियर सेगमेंटेशन। ठीक है, कि इसमें सीजन्स के अकॉर्डिंग कि लोग कैसा बिहेव कर रहे हैं। तो अभी देखा आपने कि जो आपकी स्पाइस आप पंपकिन स्पाइस लेटी है वो आपका ज़्यादा बनेगा, तो मतलब इस कंपनी ने ये क्या किया, एक्सपेक्ट किया है, ऑब्जर्व किया है कि इनकी जो सेल होती है वो आपके $100 मिलियन आपकी हो जाती है। तो आंसर क्या हो गया इसका, आंसर बिहेवियर सेगमेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 78 जो आपका क्वेश्चन है वो ये बताना है कि आपकी राइट सीक्वेंस क्या है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की। ठीक है, तो आप देखिए इसकी क्या प्रोसेस है आपकी। सबसे पहले देखो आपके माइंड में आइडिया जनरेट होता है। ठीक है, उसके बाद आपकी कंसेप्ट आती है, आपकी डेवलपमेंट होती है और टेस्टिंग होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपके पास, उसके बाद आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट हुआ और फिर आपने उसकी मार्केटिंग टेस्ट की। तो ये हुआ आपका एक जो प्रोसेस है, यानी 1 2 4 3। तो इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, 1 2 4 3 आइडिया जनरेशन, उसके बाद आपने क्या किया, कंसेप्ट डेवलप किया और टेस्टिंग किया, देन आपने टेस्ट मार्केटिंग किया और फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया, फिर मार्केटिंग टेस्ट मार्केटिंग किया। तो ये आपकी प्रोसेस है। ठीक है, तो आंसर हो गया सी। ठीक है, उसके बाद आया आपका क्वेश्चन, एक ऑनलाइन कंपनी है CEO वन सेड ऑनलाइन ये वी वांट टू मेक मनी व्हेन पीपल यूज आवर डिवाइसेस नॉट व्हेन दे बाय आवर डिवाइसेस। देखो ये कह रहा है कि वो बाय करे तब पैसा ना दे, वो यूज कर ले तब। तो देखो ये पहले तो ये स्टेटमेंट है आपकी जो अमेजन के जो CEO बेजोस उनकी ये आपकी ये स्टेटमेंट है। 2012 में उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि हम कस्टमर से जब पैसा चार्ज करेंगे जब कस्टमर उनको जब मतलब सेटिस्फाइड हो जाएगा प्रोडक्ट को यूज करके। देखो उन्होंने एक ऑप्शन दे दिया कि आप जब आप उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो आपको अच्छा लगे तो आप पे करो, अदरवाइज रिटर्न कर दूं। तो देखो ये क्या आपका, ये आपका ऑप्शंस डाल दिया कि ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग, मतलब आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा है तो आप उसका क्या कर दीजिए, पैसा दीजिए हमें। तो यहाँ पर देखिए क्या, वी वांट टू मेक मनी व्हेन पीपल यूज अवर डिवाइसेस नॉट व्हेन दे बाय अवर डिवाइस, मतलब पहले यूज करके देख लीजिए आप। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग। ठीक है, आगे आता है ए प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग क्लेम्स अबाउट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ ए कंपनी विदाउट फैक्चुअल सपोर्ट। आपने कोई सपोर्ट नहीं दिया कंपनी ने, किसके लिए कि वो कोई मतलब आपकी CSR की अडोप्ट कर रही है, सस्टेनेबिलिटी यानी आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसके लिए कोई एफर्ट्स कर रही है, तो उसको देखो चीज को क्या बोला जाता है, ग्रीन वॉशिंग। मतलब आपने ये दिखा दिया कि हम दिखावा कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं भाई, ग्रीन मार्केटिंग कर रहे हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअलिटी में नहीं कर रहे। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन मार्केटिंग आपको पता है कि जो आपका
ऐसे प्रोडक्ट बनाना जो आपके एनवायरनमेंट के लिए कम से कम या बहुत ना हार्मफुल ना हो। सस्टेनेबल मार्केटिंग इसी तरीके की होती है, डायरेक्ट आप समझते हो कि कस्टमर से डायरेक्ट रिलेशन बनाया। सिर्फ आपका ग्रीन वॉशिंग क्या है, ग्रीन वॉशिंग का मतलब है आपने कोई फैक्ट नहीं दिया कि हमने कैसे कैसे दिया, बस हम ऐसे ही कह रहे हैं कि हाँ मैंने किया, हमने किया, इस तरीके का। तो आंसर क्या हुआ, ग्रीन वॉशिंग। ठीक है, उसके बाद आया विंडिक्टिव डैमेजेस आर ऑफन रेफर टू। देखो ये क्या होता है, पहले तो इसमें क्या होता है कि ऐसा कोई आपने काम कर दिया जिससे, ऐसा कोई काम कर दिया जिससे दूसरे का लॉस हो गया, विंडिक्टिव मतलब उसका लॉसेज हो गया, तो उस लॉस के लिए वो केस कर सकता है विंडिक्टिव, तो इसको बोलता है पुनिटिव डैमेजेस। जो इसका दूसरा नाम है विंडिक्टिव का, उसका बोलता है पुनिटिव डैमेजेस। फॉर एग्जांपल आपने कोई मान लो जैसे आपने किसी से घी लेना था और घी की जगह पर उसने कुछ और उबाल के दे दिया आपको, जैसे आलू उबाल के दे दिया, दूसरा घी दे दिया, उससे आपका लॉस हो गया, आपकी बॉडी हार्मफुल हो गई। तो जिस तरीके का जो आपका लॉस हुआ मतलब इसके लिए वो आपको क्लेम कर सकता है। तो ये कौन सा हुआ, विंडिक्टिव और आपका पुनिटिव डैमेजेस। ठीक है, तो 81 का आंसर हो गया आपका पुनिटिव। ठीक है, उसके बाद आया आपका 82 क्या है, विच इज एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ प्रीवियस ईयर अंडर द इनकम टैक्स। तो ये पूछ रहा है कि इनकम टैक्स में कौन सा प्रीवियस ईयर नहीं माना जाएगा। देखो प्रीवियस ईयर क्या होता है, जैसे कि आपका असेसमेंट ईयर अभी आपका चल रहा है 2022-23 और आपका प्रीवियस ईयर इसके लिए क्या होगा 21-22। तो अब ये मान लो ये किसके लिए नहीं है कि भाई जिस ईयर में आपका मतलब आपकी अर्निंग हुई, आपके बिजनेस हुआ, उसी साल आपका असेसमेंट ईयर भी हो गया, मतलब एक्सेप्शनल नहीं होता। हम ये पढ़ते हैं कि हम प्रीवियस ईयर की इनकम पर नेक्स्ट जो आपकी असेसमेंट ईयर होती है उसमें हम टैक्स लगाते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर की इनकम में प्रीवियस ईयर पर जो टैक्स लगता है वो आपका कौन सा है, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट। भाई शिपिंग ये थोड़ी है कि वो 31 मार्च तक आपका यहाँ रुकेंगे, ऐसा तो नहीं होता, वो जब आ रहे हैं तभी चले जाएंगे जैसे कंपनी हुआ। तो अब क्या हुआ, शिपिंग बिजनेस ऑफ द नॉन रेजिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि ये जो एडेन रूल है ये कौन क्या है, 1953। देखो ये इंडिया और एडेन कंट्रीज या एडेन कॉलोनी के बीच में था डबल टैक्सेशन अवॉइड करने का। तो आपका ये क्या हो गया, डबल टैक्सेशन रिलीफ का, कि आप एक जगह टैक्स दे रहे हो तो आप दूसरी जगह से आप उसे सेव कर सकते हैं। तो अब ये इंडिया और एडेन कॉलोनी के बीच में था। ठीक है, नेक्स्ट आया विच अमंग द बिलो मेंशन पॉइंट्स इज नॉट फॉल्स। कौन सा गलत नहीं है, देखो इंडियन कंपनीज हैव लेव्ड ए टैक्स ऑन अर्निंग्स फ्रॉम देयर इंडिया ऑपरेशन। बिल्कुल ठीक बात है, कोई भी कंपनी जो इंडिया में काम करेगी वो आपको क्या है, इंडिया में टैक्स पे करेगी, तो ये बिल्कुल ठीक बात है, ये आपकी नॉट होल्स। तो हमने पहला ही आंसर मिल गया। ठीक है, लेकिन कई ये भी आपकी ठीक है थोड़ी कुछ स्टेटमेंट की इंटरनेशनल कंपनीज हैव लेव्ड ए टैक्स ऑन अर्निंग फ्रॉम देयर इंडियन ऑपरेशन। ठीक है, वो पे करते हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका यही होगा कि इंडियन कंपनी है वो इंडिया में काम करेगी तो उसको टैक्स देना पड़ेगा इंडिया में। ठीक है, चलो 84। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका 85 कि आपसे पूछा गया प्रमोशन मिक्स में क्या क्या आता है। तो देखो एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग और सेल्स प्रमोशन। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। तो आंसर क्या हो गया आपका 85 का ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इन द बाइंग डिसीजन प्रोसेस द पर्सन हु फर्स्ट सजेस्ट बाइंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज नोन एज। आपसे पूछा गया कि वो कौन सा पर्सन है जो बाइंग डिसीजन प्रोसेस में जो सबसे पहले सजेस्ट करता है कि प्रोडक्ट को बाई करना है या आपका नहीं करना है। ठीक है, तो इसका कौन सा होता है, जो इनिशिएट करता है, यानी इसमें कौन होता है आपका इनिशिएटर, जो प्रोसेस है बाइंग बिहेवियर प्रोसेस में। तो आपका आंसर कौन क्या हो गया, इनिशिएटर। तो 86 का हो गया बी, इनिशिएटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 87, इसमें से पूछा गया है कि कौन सा प्रोमिसरी नोट है आपका among the following is a promissory note. I promise to pay Suresh rupees 5,000 7 days after my marriage with Miss Pinky. ये कोई कंडीशन है आपकी, वो थोड़ी है। तो ये आपका प्रॉमिस नहीं है किसी तरीके का। I promise to pay Suresh rupees 5,000 and to deliver my black horse to him on 1st January. बिल्कुल नहीं है आपका। I acknowledge myself to be in debt to Suresh in rupees 10,000 to be paid on demand for value received. देखो ये आपका है, आपने क्या किया, सुरेश ने क्या किया, एक पर्सन ने सुरेश को ये किया कि मैंने 10,000 रुपये इसको देने हैं, किसके बदले में, उसने वैल्यू ली है, जब वो पैसे मांगेगा मैं उसको दे दूंगा। तो ये आपको क्या कर दी, प्रोमिस। तो आंसर हो गया इसका सी। ठीक है, नेक्स्ट आई प्रोमिस टू पे सुरेश रुपीज 500 ऑन द डेथ ऑफ। ये कोई वो नहीं है, कोई कंडीशंस है, ऐसे थोड़ी होता है। तो प्रोमिस कौन सी है कि हमने सर्विस ली उसके बदले में आपको पैसा दे दूंगा या दे दूंगी। तो ये 87 का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 द बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, जो इसका सेक्शन है 52 सबसेक्शन 2,
इसके अकॉर्डिंग क्या है कि आप इसका कहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो देखते हैं, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन न्यूज़ पे बिल्कुल कर सकते हो, पेमेंट ऑफ डिविडेंड ये आप बिल्कुल नहीं कर सकते। आपका कैपिटल लॉस इसको भी कर सकते हो, आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस उसको कर सकते हो। इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप, देखो फुल्ली पेड अप बोनसेस तो कर सकते हो, लेकिन पार्शली को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए लिखा है फुल्ली पेड अप। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन आंसर क्या हो गया बी, आप डिविडेंड की पेमेंट नहीं कर सकते। तो 88 का हो गया आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, अंडर द IT Act 2000 व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर हैकिंग कंप्यूटर। अगर आप कंप्यूटर को हैक करते हो तो जो इसका सेक्शन है, पहले तो सेक्शन है आपका 66, तो उसके अंदर आपकी जो क्या मतलब आपका पनिशमेंट दी जाएगी आपकी। तो इसमें जो आपका आंसर है आपका वो क्या है, सिर्फ 5 लाख रुपीज़ की पेनल्टी और 3 ईयर्स की आप इम्प्रिजमेंट आपकी हो सकती है, ठीक है, और बोथ या दोनों हो सकती है, 5 लाख पेनल्टी या जेल हो सकती है, या दोनों हो सकती है। तो ये आपकी आई 89 का सी आंसर। एंड देन आपका आया 90 क्वेश्चन, ये पूछता है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज ए प्रॉपर्टी दैट इंक्लूड्स इंटेंजिबल क्रिएशन फॉर ह्यूमन इंटेंजिबल क्रिएशन ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट। तो बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट आपकी, कि ऐसी प्रॉपर्टी जो अपने माइंड से किया हो, इंटेंजिबल क्रिएशन ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट, अपनी बुद्धि को यूज करते हुए कोई बनाया हो, तो ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डू नॉट इंक्लूड ट्रेड सीक्रेट्स एंड मोरल राइट्स। तो दूसरी स्टेटमेंट कहती है क्या ट्रेड सीक्रेट और मोरल राइट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आते हैं या आपके नहीं आते, ठीक है। तो आपकी देखो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, बट सेकंड स्टेटमेंट आपकी वो क्या है, आपकी इनकरेक्ट है, ठीक है। मतलब ये आपके आते हैं और इसमें आपके ये नहीं आते। तो 90 का क्वेश्चन आपका आंसर हो गया ए की फर्स्ट स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट आपकी करेक्ट है और सेकंड आपकी इनकरेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आया आपका 91, चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव आफ्टर रीडिंग द फॉलोइंग। देखो क्या है, AR एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल है व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट। ठीक बात है कि AR और MR इक्वल होंगे, प्राइस अगर कांस्टेंट, देखो 10 रुपये लिखोगे आप तो आपका AR भी 10 रहेगा, एवरेज रेवेन्यू भी, और आपका मार्जिनल रेवेन्यू भी, ठीक है। व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, ठीक है, प्राइस को कांस्टेंट कर दिया, रेवेन्यू अर्न फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट, यानी वही मार्जिनल इज इक्वल टू एवरेज, ये भी बात ठीक है स्टेटमेंट में, ये तो फर्स्ट भी ठीक है सेकंड भी ठीक है। तो आंसर क्या हुआ आपका सी आंसर हो गया कि दोनों स्टेटमेंट आपकी ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आया, व्हेन फर्म इन एन इंडस्ट्री प्रोड्यूस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। डिफरेंट प्रोडक्ट आप कर रहे हैं कि इंडस्ट्री में, तो यानी आपका क्या है, आपका डिफरेंशिएट प्रोडक्ट आपका किस में होता है, मेनली आपका किस में होता है, मोनोपोलिस्टिक में होता है, आपको ओलिगोपोली में होता है। तो उनका डिमांड का कैसा होता है आप देखिए, ना तो स्ट्रेट होता है ना ऐसे होता है। ये पूछता है विच अमंग द फॉलोइंग विल हैपन, लॉन्ग रन इकोनॉमिक प्रॉफिट विल ऑलवेज बी जीरो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लॉन्ग रन में प्रॉफिट जीरो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। शॉर्ट रन इकोनॉमिक प्रॉफिट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऐसा भी जरूरी नहीं है, मिनिमम लॉस हो सकता है उनको। द डिमांड का फेसिंग फर्म विल ऑलवेज बी परफेक्टली इलास्टिक, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। डिमांड का फेसिंग फर्म्स विल ऑलवेज बी डाउनवर्ड, ये ठीक है, आपको इस तरीके का रहेगा आपका, ठीक है। डिफरेंशिएट प्रोडक्ट है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी कैरेक्टरिस्टिक मैच करो, कौन से मार्केट से कैसे होगा आपने मैच करके बता दिया। आंसर है डिमांड का फेसिंग फर्म विल ऑलवेज बी डाउनवर्ड स्लोप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 93, XYZ लिमिटेड यूजेज ए हाई प्राइस। हाई प्राइस आप यूज कर रहे हो, तो हाई प्राइस एंड हाई प्रमोशन, ठीक है, एज ए पार्ट ऑफ इट्स बिजनेस स्ट्रेटजी विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अचीव्ड बाय सच ए पॉलिसी। देखो हाई प्राइस का मतलब स्कीमिंग हो गया, ठीक है, ठीक है। और आप इसमें देखेंगे प्रमोशन कैसे कर रहे हैं, तो आप कर रहे हो रैपिड प्रमोशन, स्लो नहीं कर रहे, तो रैपिड कर रहे हो, तो रैपिड स्कीमिंग। तो ढूंढ लो का है रैपिड स्कीमिंग, आपका 93 का हो गया रैपिड स्कीमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेडिंग ब्लॉक। ट्रेडिंग ब्लॉक कौन सा, यानी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन किसका नहीं है। नाफ्टा बिल्कुल है, यूएस मैक्सिको कनाडा। आसियान आपका 10 मेंबर के कंट्रीज का है आपका। अब ये जैसे नाफ्टा ये क्या बन गया, उस्मा USMC ये बन गया है, या जब आप इसको कनाडा में पढ़ रहे हो तो आप ऐसे पढ़ोगे कुस्मा, ठीक है। ये कनाडा में इसको नाफ्टा 2.0 भी बोला जाता है, नाफ्टा 2.0। नाफ्टा आपका क्या है, ट्रेडिंग ब्लॉक है, आसियान 10 मेंबर कंट्रीज का ग्रुप है, ये आपका 1968 में आपका बना। ये सार्क आपका है 1985 में आपका है 8 मेंबर कंट्रीज का, इसमें 10 है, इसमें 3 कंट्री है। और जो IMF है ये देखो आपका क्या है, ये आपका एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आपकी
शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको ठीक करने के लिए लोन देता है। 190 आपकी इसकी कंट्री है, लास्ट मेंबर कंट्री है इसकी प्रिंसिपलिटी ऑफ अंडोरा, 2020 में आपकी ये बनी थी। तो IMF में 190 कंट्री है, तो ये आपका आंसर हो गया डी कि आपका कौन सा ट्रेडिंग ब्लॉक नहीं है, IMF आपका ट्रेडिंग ब्लॉक नहीं है। ठीक है, 94 हो गया। 95 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूड एज माइक्रो एनवायरमेंट वेरिएबल। देखिए इकोनॉमिक एंड पॉलिटी के हमें ढूंढना है माइक्रो जो फर्म स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है भाई, तो प्रिवेलिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन, तो ठीक है ये एक्सटर्नल है, मैक्रो हो गया दोनों के दोनों। न्यू टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ये भी मैक्रो हो गया। फाइनेंशियल कंडीशंस एंड कल्चर, देखो फर्म की इंटरनल एनवायरनमेंट में आता है फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी है, कल्चर कैसी है। तो ये कौन सा हो गया, एक तो ये देखो इंटरनल एनवायरनमेंट में आ गया, एक होता है फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कंपनी, ये भी एक इंटरनल है, दोनों के दोनों एक फर्म स्पेसिफिक है। लेकिन देखो एक्चुअली क्या है कि दोनों में कोई भी आंसर हो सकता है अगर आप देखना चाहे तो, कि फाइनेंशियल कंडीशन एंड कल्चर भी किसी फर्म स्पेसिफिक है और फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कंपनी ये भी आपके फर्म स्पेसिफिक है। लेकिन ध्यान से देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करें तो फाइनेंशियल कंडीशन एंड द कल्चर आपका किस तरीके का है, ये फैक्टर आपको अफेक्ट करेगा आपकी फाइनेंशियल पॉलिसी बनाने में। ठीक है, किस तरीके का है, तो ये क्या है आपका आंसर क्या हो गया सी। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए सी, क्योंकि कंडीशंस एंड द कल्चर ये वो फैक्टर है जो ये डिफाइन करेंगे आपकी पॉलिसी किस तरीके की बनेगी। तो मतलब आप क्या कह रहे हो, पॉलिसी आप इसको देखते ही बना रहे हो इंटरनल एक्सटर्नल, तो आंसर इसका डी भी हो सकता है, पॉलिसी इज द इंटरनल। ओके, बट इसका ये फैक्टर अगर हम देखते हैं, अगर इसको अच्छे से ऑब्जर्व करें तो फाइनेंशियल कंडीशन एंड द कल्चर, तो आंसर मेरे अकॉर्डिंग इसका सी आना चाहिए। ठीक है, 96 आपका द स्ट्रेटजी ऑफ ए ग्लोबल फर्म आर अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। किन से आपकी जो एक स्ट्रेटजी है आपकी ग्लोबल फर्म की वो किससे आपकी अफेक्ट होती है, डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट लेबर मिक्स, बिल्कुल अब इससे अफेक्ट होगी। लीगल इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चर एनवायरनमेंट, बिल्कुल इससे भी आपका अफेक्ट होगी। आपकी डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट टाइम लाइन्स एंड द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। एंड लास्ट है पॉलिटिकल रिलेशनशिप, इससे तो बिल्कुल होती है, जैसे आप रशिया यूक्रेन का देखिए, इंडिया पाकिस्तान के देश का भी होती है। लीगल इकोनॉमिक इनसे भी होती है, LPG देखो इंडिया में आया जब से आपका बढ़ गई एक्टिविटी। तो ये देखो आपका उनका टाइमलाइंस क्या है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी बाउंड्रीज क्या है इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया 1 to 4 आपका। ठीक है, तो 1 to 4 आपका हो गया सी आंसर, यानी 96 का आंसर हो गया सी। ठीक है, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 97। ए कंपनी हैज रेज्ड द प्राइस, पहले प्राइस को बढ़ाया, ऑफ इट्स गुड्स टू कलेक्ट मनी फ्रॉम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी एक्टिविटीज, सच प्रैक्टिसेस को क्या बोलेंगे। आपने पहले प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ा दिया, रेवेन्यू जनरेट किया, फिर CSR पे खर्च कर दिया, इसको क्या बोलेंगे। देखो एक आपने पढ़ा था रॉबिनहुड, रॉबिनहुड क्या कहता था, अमीरों से छीन के गरीबों में बांटता था, रिच से पुअर में आपने ट्रांसफर कर दिया। इसमें लिखा रिवर्स रॉबिनहुड, इसमें क्या होता है पुअर से छीन के अमीरों में बांट दिया। मीन्स क्या हुआ, पहले प्राइस बढ़ा के कस्टमर कंज्यूमर से आपने वापस लिया, अमीरों को दे दिया, मतलब कि उन्हीं को दे दिया कंपनीज को। तो इसमें क्या होगा, रिवर्स रॉबिनहुड इफेक्ट। ठीक है, तो आंसर हुआ 97 का ए आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया, ये ऐसे मत समझना कि सिर्फ कॉमर्स से रिलेटेड है, ऐसा है कॉमर्स या मैनेजमेंट, ऐसा कुछ नहीं है इसका। ये आपकी जनरल टर्म है, रिवर्स बूममेरिंग, आपकी रिवर्स रूसवेल्ट इफेक्ट। तो इसमें ये आपका रॉबिनहुड इफेक्ट है, उसी की तरह आपका रिवर्स। ये कॉग्निटिव स्किल बेस्ड क्वेश्चन था ये आपका। ठीक है, XYZ लिमिटेड इंपोर्ट्स मशीनरी, ठीक है, एंड इक्विपमेंट फ्रॉम जर्मनी फॉर सेटिंग अप ए न्यू प्लांट इन इंडिया। आप क्या निकाल रहे हो, इंपोर्ट्स कर रहे हो मशीनरी का और इक्विपमेंट का, आप क्या न्यू प्लांट लगाने के। सच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, कहाँ रिकॉर्ड होगी, अंडर दी ऑफ दी कैप का अकाउंट। देखो आप मंगा रहे हो मशीनरी एंड इक्विपमेंट, बेसिकली आपका ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में आ जाएगी आपकी। लेकिन आप इंपोर्ट कर रहे हो, आपको पता है कि ऑल एक्सपोर्ट जो आप करते हो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, इंपोर्ट्स का डेबिट। तो डेबिट साइड और कैपिटल अकाउंट, तो ये डेबिट साइड और कैपिटल अकाउंट, तो ये इसका आंसर हो गया बी कि डेबिट साइड में जाएगा और कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क, सार्क का मेंबर कौन सा नहीं है। तो ठीक है, तो ये आपका भूटान भी है, इंडिया भी है, मालदीव भी है, थाईलैंड मेंबर नहीं है आपका। तो ठीक है, कौन सा नहीं है, थाईलैंड मेंबर नहीं है, एशियन का मेंबर है ये आपका। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपका 100th क्वेश्चन आपका क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट। देखो रिटर्न डाउन वैल्यू पर लगता है आपका,
तो परचेज प्राइस पे नहीं लगता आपका, जो भी रिटर्न डाउन वैल्यू होती है हमेशा नहीं लगेगा इस पर, फर्स्ट ईयर में लगेगा सिर्फ। तो रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द मशीनरी, ना मार्केट प्राइस पे ना एवरेज पे, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द मशीनरी। ठीक है, तो देखो भाई हमने चारों सेट में, चारों पार्ट में हमने सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। हो सकता है कि कोई लिटिल बिट मिस्टेक हो, जब भी मैंने इन क्वेश्चंस को आंसर को सोल्व किया है बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करके आपको आंसर दिया है, इवन मैंने आपको एनालिसिस करके बताया है कि चीज़ें क्या हैं। फिर भी हो सकता है कि कोई ना कोई मिस्टेक्स रह गई हो, तो उसके लिए देखिए आप मतलब वेट कर सकते हैं ऑफिशियल आंसर की, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट आपके आंसर यही आएंगे, यही होने चाहिए। ठीक है, और थैंक यू, आपने सभी ने बहुत अच्छे से देखा। लेकिन ये जो टाइम है आपका, जो एग्ज़ाम जो पैटर्न आपका चेंज हुआ, जो एचपीएससी ने आपका किया है, पहले की तरह नहीं रहा कि बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ गए हैं। अब आपको रिक्वायरमेंट है किस चीज़ की, आपकी कोग्निटिव स्किल की यूज़ करने की, मींस एनालिटिकल क्वेश्चंस। आप ये नहीं कि कॉमर्स की मैनेजमेंट की बुक्स पढ़ के आप सोल्व कर पाएंगे। अब आपको रिक्वायरमेंट है कि उनके अलावा जो एक्सटर्नल जो आपकी जो क्या बोलते हैं कंसेप्ट है, उनको कैसे अप्लाई किया जा सकता है। सो यू नीड टू फोकस ऑन दी कंसेप्ट एंड कोग्निटिव स्किल। ठीक है, जिससे आप अपने अच्छे से मतलब एग्जाम, जो आने वाला एग्जाम आपका एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो बहुत ही जल्दी आपका एडवर्टाइज होगा, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर इस तरीके से ही करना है कि आपको मतलब माइंडली डेवलप करना है। ये नहीं कंटेंट पढ़ लिया, कंटेंट कम पढ़ लो लेकिन अच्छा पढ़ लो, तो ये बहुत मैटर करेगा आपके लिए। और ऑल द वेरी बेस्ट आपके सभी के लिए, एग्जाम के रिजल्ट के लिए और आने वाले एग्जाम के लिए। थैंक यू वेरी मच। आपने ये सब आंसर्स देखे, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एनालिसिस आपने अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।